इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 8 का एक क्वेश्चन 8.4 जो कि है रिलेटेड अनडैम केस से। अनडैम केस थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो आए वो ओमेगा नॉट होता है वो नेगेटिव बड़ा हो जाता है और अल्फा छोटा हो जाता है। अनडैम केस में क्या होता है, अल्फा छोटा हो जाता है, ओमेगा नॉट बड़ा हो जाता है। तो फिर जो रूट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट जो होते हैं, उसकी वैल्यू प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब ओमेगा नॉट स्क्वायर बड़ा हो जाएगा तो अल्फा नॉट स्क्वायर छोटा रह गया, ओमेगा नॉट बड़ा हो गया। तो यहाँ पे ये फैक्टर छोटा हो गया, ये फैक्टर बड़ा हो गया, तो इसके साथ नेगेटिव का साइन है तो रूट में नेगेटिव का साइन आ जाएगा जो कि आयोटा के बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। और इधर हम उसको जे से डिनोट करते हैं। तो इसकी वजह से कहानी थोड़ी सी जो है डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो 8.4 को बहुत ही ज़्यादा सिंपलिस्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया, आईटी मालूम करना है सिंपली। उसका सर्किट गिवन दे दिया है और करंट स्टेडी स्पीड में मतलब स्मूथ है और टी इक्वल टू 0 पे स्विच चेंज हो रहा है, खत्म। अब ये सर्किट हमें गिवन दिया है, पहले स्विच ऐसे था, टी लेस देन 0 की बात करेंगे जैसे मैंने नीचे सर्किट बनाया भी है। अब ये ऐसे स्विच जो है क्लोज है, स्विच अगर क्लोज है तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटर है, डीसी सोर्स लगी है। ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो रेजिस्टर में से कोई करंट नहीं गुजरेगा, रेजिस्टर भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो हमारे पास सिंपली ये पाथ रह जाएंगे। और फिर एक इंडक्टर लगा है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमारा सर्किट बहुत ही सिंपली बन जाएगा कि इसके अंदर एक सोर्स होगी, एक ये 4 ओम का रेजिस्टर और 6 ओम का रेजिस्टर होगा। सिंपली आई मालूम करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें आई मालूम करना है इस सवाल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी लेस देन 0 पे हम मालूम कर लेंगे आई नॉट और वी नॉट। आई नॉट और वी नॉट मालूम करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा फर्स्ट स्टेप में। तो मैंने टी लेस देन वाला सर्किट एक बना लिया, जैसे ये मैंने दिखाया आपको, ये बना लिया मैंने। स्विच क्लोज था तो ये सब ओपन सर्किट हो गया, ये वाली ब्रांच हट गई, सिंपली 4 ओम और 6 ओम आ गया। करंट निकालने हम सिंपली लॉज लग रहे हैं, ओम्स लॉ। तो मैंने क्या करा, करंट V अपॉन R हो जाएगा, R इन दोनों की सीरीज में है तो 6 और 4 10 हो गए, सिंपली 1 एम्पेयर आ गया। अब मुझे करंट पता चल गया, रेजिस्टर पता है, यहाँ का वोल्टेज चाहिए। अब यहाँ का वोल्टेज क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे कैपेसिटर का वोल्टेज चाहिए जो V नॉट हो जाएगा। अब ये ओपन सर्किट हो गया तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, और इसकी रेजिस्टेंस 3 है। इन्फिनिटी प्लस 3 क्या हो गया, इन्फिनिटी ही रहा। तो यहाँ की रेजिस्टेंस जो होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो पूरा यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो V हो जाएगा। इसका वोल्टेज कहाँ होगा, इसके पैरेलल पाथ में होगा, ब्रांच में। तो मैंने इसका वोल्टेज यहाँ ले लिया क्योंकि ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो सिंपली वोल्टेज यहाँ आ जाएगा 6 ओम के अक्रॉस। तो मैंने 6 ओम वाला यहाँ फाइंड करने के लिए, यहाँ पे मैंने को करंट पता चल गया, पहले आई नॉट मालूम किया तो मुझे 6 ओम, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, सिंपली मेरे पास आ गया वोल्टेज 6 ओम। अब ये देखें, थोड़ा सा यहाँ ट्रिकी सा होगा कि करंट की डायरेक्शन ये है, करंट यूँ पाथ में ट्रैवल कर रहा है, तो वोल्टेज की वैल्यू आ गई +6। क्या हो रहा है, सॉरी, वोल्टेज की वैल्यू आ गई +6 क्योंकि करंट इधर आया, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटर हुआ और नेगेटिव से निकल गया, तो करंट की वैल्यू पॉजिटिव, वोल्टेज की वैल्यू +6 आ गई। अब आगे क्या करते हैं, आगे हमारे पास थोड़ा सा काम डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि L R C सब एक साथ आ जाएंगे, जो हमें अप्रोच करता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की जानिब। तो सिंपली हमारा स्विच चेंज हो गया, देखेंगे स्विच यहाँ पे हमारा ओपन हो गया, ये वाला पूरा, ये वाली ब्रांच पूरी डिस्कनेक्ट हो गई, ये वाली ब्रांच पूरी डिस्कनेक्ट हो गई। सिंपली हमारे पास 6 3 का रेजिस्टर रह गया, एक इंडक्टर रह गया और कैपेसिटर हमारे पास था। अच्छा, अब ये 6 और 3 यहाँ पे सीरीज में, क्योंकि जो करंट यहाँ आ जाएगा वही यहाँ जाएगा, करंट सेम होगा तो दोनों कहाँ आ गए, सीरीज में आ गए। तो मैंने इनको सिंपली ऐड कर सकता हूँ, तो मैंने इनको ऐड करके 6 और 3 को 9 ओम का बना दिया। टी ग्रेटर देन 0 पे सेकंड स्टेप हमारा जो हो जाएगा, टी ग्रेटर देन 0 वाला सर्किट बना लेंगे हम। ये सर्किट बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे केस फाइंड करना है। ये केस कौन सा है जो इसके अंदर देखें, जब इंडक्टर और कैपेसिटर साथ आ जाते हैं तो एक फ्रिक्वेंसी आ जाती है ओमेगा नॉट। अब हमें मालूम करना होता है कि अनडैम केस है,
अवर डैम केस है या क्रिटिकल डैम केस है। अब हमें अल्फ़ा और ओमेगा चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू सिंपली R/2L है और ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/√LC है। सिंपली ओमेगा मैंने निकाल लिया, आर की वैल्यू 9 थी, 2 कांस्टेंट और इंडक्टर की वैल्यू 1/2, तो सिंपली 9 आ गया अल्फ़ा हमारे पास। ओमेगा नॉट हमारे पास सिंपली एल की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0.02 है, तो 1/50 हो जाएगा ये, और इंडक्टर 0.5 है तो 1/2 हो जाएगा। सिंपली मैंने इसको रूट में डाल दिया, इन्वर्स कर दिया और 10 आ गया मेरे पास आंसर। तो अब देखें यहाँ पे क्या हो गया, अल्फ़ा छोटा हो गया और ओमेगा नॉट बड़ा हो गया। जैसे मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये S1 और S2, तो S1 पॉजिटिव होगा और S2 नेगेटिव होगा। ये अगर मैं देखूँ S1 पॉजिटिव होगा और S2 नेगेटिव होगा। अच्छा, अल्फ़ा यहाँ पे छोटा हो, ओमेगा नॉट बड़ा हो गया, जैसे 10 आ गया तो यहाँ पे माइनस रूट में आ गया और आयोटा हो गया वो √-1, तो मैंने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है जे से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट जे से कर दिया आयोटा को। ये मेरे पास जो आ गई वैल्यू, जे का जो कांस्टेंट होगा इमेजिनरी पार्ट जो होगा, जैसे हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं ए प्लस आयोटा बी, जो ये बी होगा ना इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो यहाँ पे होता है ओमेगा डी। ओमेगा डी क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे आगे साइन और कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा। अब थीटा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि ओमेगा होती है, क्या होती है, थीटा अपॉन टाइम। तो यहाँ थीटा हो जाता है ओमेगा टी, थीटा हो जाता है ओमेगा टी, और ओमेगा, ये ओमेगा जो होता है वो ओमेगा डी होता है। तो सिंपली इस थीटा को रिप्लेस करके हम साइन ओमेगा डी टी और कॉस ओमेगा डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा डी हमें इसका कोफिशिएंट पता चल गया जो आयोटा के साथ है, इमेजिनरी पार्ट। सिंपली आगे जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें देखनी है जो कि केस है हमारा अंडर डैम केस। अंडर डैम केस में ये कॉस और साइन आते हैं सिंपली, या अब मैंने बोला था यहाँ कॉस थीटा होगा तो थीटा की जगह ओमेगा डी टी आ गया, सी साइन थीटा की जगह ओमेगा डी टी आ गया। ओमेगा डी की वैल्यू हमें पता है और अल्फ़ा हमें पता है। अल्फ़ा क्या निकला था हमारे पास, 9 निकल आया था, यहाँ पे 9 निकल आएगा। तो सिंपली मैंने वैल्यू रिप्रेजेंट कर दी। हमें क्वेश्चन में जो मांगा है, आंसर जो मांगा है वो हमें यही मांगी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इक्वेशन 1 के नाम से। अब देखें हमें क्या नहीं पता, A1 नहीं पता, A2 नहीं पता। सारा काम जो अब हमारा होगा वो A1 और A2 और A1 को फाइंड करने के लिए होगा। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम कर दिया। अब ये मैंने यहाँ लिख भी दिया कि हमें IT चाहिए, जिसको मालूम करने के लिए हमें नीड पड़ रही है A1 और A2 की, क्योंकि ये अब मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया। अब देखें हमारे पास क्या है, 2 अननोन वेरिएबल है और एक इक्वेशन है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 अननोन वेरिएबल में एक ही इक्वेशन से फाइंड कर लूँ, तो मुझे सेकंड इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैंने सेकंड इक्वेशन किस तरीके से बनाई, मैंने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये मेरे पास हो गया d/dt। ये कहाँ से आएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें ये इक्वेशन थी हमारे पास, मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दिया। अब A1 था और A2 था, सिंपली ये इक्वेशन मैंने ऐसी लिख दी ब्रैकेट ओपन करके। ये एंगल में है दोनों चीज़ें, कॉस के साथ एंगल में, टाइम के साथ एंगल में, मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करा कॉस। अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने इसको e⁻⁻90 को दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया इस फर्स्ट स्टेप में। तो मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, मुझे टाइम के साथ डिफरेंशिएट करने, तो इस वैल्यू के अंदर टाइम का फंक्शन है, इस वैल्यू के अंदर टाइम है। अब A1 जो है वो कांस्टेंट है, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया और पूरी इस बाकी वैल्यू पे मैंने डिफरेंशिएट कर दी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे A2 कांस्टेंट है, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया और बाकी वैल्यूज को डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या, यहाँ पे e⁻⁻90 एक फंक्शन है और cos 4.359t एक और सेकंड फंक्शन है। अब दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहे हैं, जैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा du/v का फार्मूला। तो क्या करते हैं हम, पहले v को डिफरेंशिएट कर देते हैं, u को डिफरेंशिएट कर दो, v को कांस्टेंट रखो और फिर पॉजिटिव कर दो, v को डिफरेंशिएट करो और u को सेम रखो, एज इट इज़ रख दो। तो यही करा मैंने, पहले e⁻⁻9 को डिफरेंशिएट 9t को डिफरेंशिएट करूँगा और इसको कांस्टेंट रख दूंगा, फिर प्लस करके मैं cos को
डिफ्रेंशिएट करूँगा और e की पावर -90 को ऐसे कांस्टेंट रख दूँगा। देखें मैंने क्या करा है, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये यहाँ तक की वैल्यू है, क्या करा मैंने, e की पावर -9 को मैंने ऐसे ही रखा, कॉस, और इस फंक्शन को मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। कैसे करा, कॉस का डिफ्रेंशिएट क्या होगी, माइनस साइन हो जाएगी, एंगल ऐसे ही आ गया, फिर एंगल का दोबारा डिफ्रेंशिएट होगी तो 4.359 t डिफ्रेंशिएट होगा तो सिंपली t जो है 1 हो जाएगा और 4.359 ऐसे ही आ जाएगा। अब दूसरी बार जब मैंने देखा ये पॉजिटिव के बाद मैंने e की पावर -9t को डिफ्रेंशिएट करा तो e की पावर -9t ऐसे ही रह जाएगा और -9t का एक डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो -9t सिंपली -9 और t 1 हो जाएगा तो -9 ऐसे ही आ जाएगा और cos ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ किया है, सेकंड स्टेप में a2 को मैंने ऐसे ही बाहर रखा था और बाकी इक्वेशन को मैंने डिफ्रेंशिएट किया था। e की पावर -9t को पहले कांस्टेंट रखा, फिर cos 4.3590 sin 4.3590 को मैंने डिफ्रेंशिएट करा, साइन का डिफ्रेंशिएट होगा cos, सिंपली एंगल आ गया, फिर एंगल की डिफ्रेंशिएशन करी तो 4.359 आ गया, फिर सिंपली प्लस कर दिया मैंने। अब मैंने साइन को कांस्टेंट रखा और e की पावर -90 को ऐसे रखा। अब देखें अगले स्टेप में क्या, ये a है, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक इस वाली इक्वेशन से भी और ये प्लस के बाद इधर से भी। इसी तरीके से a1 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और e की पावर -90 e की पावर -90 सब में है, जैसे एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो मैं इसको कॉमन ले लूँ और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सबसे। तो मैंने यही करा। अच्छा और एक और चीज़ देखें, अब यहाँ पे e की पावर -90 है, ये तो सबसे कॉमन आ जाएगा मुझे पता है। अब दूसरी बात ये देखें कि यहाँ पे एक में -9 है और सेकंड में -9 है। अभी मेरा जो सारा काम है ना, कोई रूल नहीं है, कोई फार्मूले नहीं है, सिंपली इस इतनी बड़ी इक्वेशन को जो 3-4 लाइनों में आई है इसको कंप्रेस करना है कि 1 से 2 लाइन में आ जाए सिंपली, क्योंकि हमारे लिए फिर कैलकुलेशन करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सिंपली सारा काम क्या करना है, इसको कंप्रेस करना है जितना हो सकता है उतना। अब मैंने देखा कि e की पावर -90 सबसे कॉमन आ रहा है, a1 को सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ से -9 कॉमन आ रहा है, यहाँ से -9 कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ -9 e की पावर -90, इसी तरीके से यहाँ पे -9 e की पावर -90 कॉमन ले लिया और क्या, यहाँ से a1 मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा और यहाँ से a2 मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पहला पार्ट मेरा -9 कॉमन ले लिया, e की पावर -90 ये पूरा फैक्टर कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया। फिर उसके बाद क्या, a1 cos और फिर प्लस के साथ, अच्छा प्लस माइनस का भी देखें। अब यहाँ से -9 कॉमन ले लिया। अब पहला फैक्टर क्या है, प्लस में है, ये प्लस है तो पहला फैक्टर पॉजिटिव है और दूसरा फैक्टर भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ का जो -9 था वो मैंने कॉमन ले लिया। तो मेरे पास ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया और a1 a2 मैंने सिंपली मल्टीप्लाई करा। तो पहली वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -9 e की पावर -90 कॉमन ले लिया, a1 cos और ये उसका एंगल और a2 साइन और उसका एंगल। अब अगली वैल्यू देखो, अगली वैल्यू में मेरे पास क्या है, e की पावर -90 और 4.359 ये वैल्यूज़ हैं। मैं इसको तो मेरे पास एक ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसी तरीके से एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, क्योंकि ये तो मेरे पास आ गई वैल्यू और ये आ गई, मैंने -9 के साथ कॉमन लिख के एक मैंने बना दिया। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर और ये फैक्टर कॉमन आ रहा है, मैंने इन दोनों को कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखें माइनस का साइन, इसके साथ माइनस का साइन है और इसके साथ नहीं है क्योंकि कॉस है, डिफरेंशिएट होने के बाद आया था, क्योंकि कॉस की डिफरेंशिएट माइनस साइन होगी। तो इधर माइनस का साइन है, इधर नहीं है। अब देखें मैं इधर माइनस का साइन अगर कॉमन ले लूँ तो a1 मेरा जो हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होने के बाद a1 पॉजिटिव बचेगा और यहाँ से a2 मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पॉजिटिव कॉमन ले लिया तो ये फैक्टर नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, क्योंकि फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपली मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई मसले वाली बात नहीं है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन बाद में थोड़ी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी तो थोड़ा दिमाग लगा के इधर इसको कंप्रेस करेंगे। मैंने इधर माइनस भी कॉमन ले लिया और ये वैल्यूज़ भी कॉमन ले ली, इसी तरीके से यहाँ पे भी। तो a1 मेरे पास पॉजिटिव बच गया, a1 साइन उसका एंगल और माइनस का a2 कॉस उसका एंगल। तो क्या करा मैंने, माइनस का 4.359 कॉमन ले लिया और a1 साइन बच गया और फिर माइनस का a2 कॉस बच गया।
अच्छा, इसको मैंने डिफरेंशिएट करा था, मेरे पास क्या फंक्शन था, आई टी फंक्शन था, तो मैंने उसको डिफरेंशिएट करा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई डी टी। सिंपली ये वैल्यू आ गई, इसी को मैंने वहाँ लिख दिया था, इसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब सारा काम क्या था मेरा, यहाँ पे A1 और A2 फाइंड करने थे। मेरे पास क्या आ गई, दो इक्वेशन, एक ये आ गई, एक ये आ गई। अब थोड़ी सी क्या कहेंगे, थोड़ा और हम अपने काम के करीब पहुँच गए, लेकिन अभी भी थोड़ा मसला क्या है कि A1 A2 दो इक्वेशन तो हो गई, लेकिन मेरे पास अननोन वेरिएबल कितने हो गए, एक ये वेरिएबल अननोन हो गया। A1 A2 की अगर वैल्यू चाहिए तो मुझे एक ये वैल्यू चाहिए, एक ये वैल्यू चाहिए आई टी की और डी आई टी की, तभी तो A1 और A2 फाइंड होंगे मेरे पास। चलो इसको अगर मैं बोलूँ, ये हमें क्वेश्चन में ही मालूम करती, तो अभी मुझे इसकी वैल्यू चाहिए डी आई, करंट की फर्स्ट डेरिवेटिव करंट का, ये मुझे चाहिए जब मैंने करंट को डिफरेंशिएट कर दिया था, दो इक्वेशन बनाई थी। अब A1 A2 के लिए मुझे क्या चाहिए, सिंपली इसकी वैल्यू चाहिए। अब इस ये मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, या एक मेथड से ही निकला है फार्मूला, सिंपली KVL से, जो आपने चैप्टर 3-4 में पढ़ा होगा, 3 में पढ़ा है सही, उससे मैंने निकाली है, वो भी देखेंगे। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, A1 और A2 निकालने के लिए एक और ये है कि मैं इसको, इस वाली इक्वेशन को टी को जो है मैं 0 के बराबर ले लूँगा। तो क्या होगा मेरे पास, अगर मैं इसको टी के बराबर ले लूँ, टी को 0 के बराबर, अब साइन, अब ये टी 0 है, इससे मल्टीप्लाई आके 0 हो जाएगा, और साइन 0 0 हो जाएगा, तो A2 मेरे पास गया, बाय बाय हो गया, A2 मेरे पास हट गया। अब क्या बचा, कॉस, मेरे पास टी 0 ले लिया, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो A1 सिंपली बच गया। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी पावर अगर 0 हो जाएगी, क्योंकि टी 0 हो गया, पावर 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, तो सिंपली मेरे पास आई टी किसके बराबर आ गया, A1 के। और आई टी जो है, ये मैंने टी को 0 ले लिया ना, तो आई टी 0 हो जाएगा, आई 0, और आई 0 मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, ये आई 0 मैंने पहले ही निकाल लिया, जो कि 1 था। तो सिंपली जो मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी A1 की, वो 1 आ गई। क्या करा मैंने, सिंपली पहली जो इक्वेशन बनी थी कैरेक्टरिस्टिक देख के मैंने सबसे पहले कि अनडैम कैसे, ओवर डैम कैसे, या क्रिटिकल डैम पे, उसके रिस्पेक्ट से मेरे पास ये सारे इक्वेशंस है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो सिंपली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगा दी। अब उसमें दो अननोन वेरिएबल हैं A1 और A2, सारा फोकस उस पर होगा कि इन दोनों को किस तरीके से हमें मालूम किया जाए, तभी मेरे पास आंसर बन जाएगा। A1 A2 मालूम करना है। अब मैंने इसको, पहली इक्वेशन को मैंने 0 के बराबर ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, आई टी जो था वो है T=0। जब स्विचिंग से पहले की बात हो रही थी, क्योंकि सर्किट में करंट तो वही रहेगा, स्विच जैसे ही लगा तो एब्रप्टली कोई चेंज नहीं आएगा, स्टेडी स्टेट है। एब्रप्टली ये नहीं होगा कि अभी इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, स्विच चेंज हुआ, एकदम से सब एकदम से ख़राब हो गया, मतलब एकदम से सिचुएशन चेंज हो गई, मेरा ये मतलब है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जो करंट टी से ज़रा सा पहले था ना, वही T0 के ज़रा सा बाद भी होगा, और उसके बाद जब थोड़ा सा टाइम गुजरता रहेगा तो उसके बाद चेंज आता रहेगा। क्यों, क्योंकि मैं ग्राफ अगर प्लॉट करूँ, ये 0 की लाइन है, टाइम 0, अब यहाँ पे मेरा सर्किट जो है ऐसे चल रहा है, या कोई भी है, कैपेसिटर है, कंडक्टर तो ओपन शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उधर कोई वोल्टेज नहीं हो। अब यहाँ के बाद ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे चेंज आना शुरू होगा और ये ग्राफ गिर जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा और जूम करूँ, ये लाइन 0, ये कंटिन्यूस ग्राफ कहलाते हैं, जो आपने मैथ में फाइंड करा होगा कैलकुलस में, इतना ज़रूरी नहीं है इसको देखना, बस लाइन। अब ये देखें, ये T <0 है, और ये 2, ये वाला जो लाइन के आगे वाला है वो T पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 है टाइम, और ये टाइम ग्रेटर देन 0 है, ये टाइम लेस देन 0 है। अब इन दोनों की वैल्यू थोड़ी सी सेम होगी, उसके बाद थोड़ा सा टाइम गुजरने के साथ साथ ये चेंज हो, सॉरी, तो मैं कह रहा था ये T<0 वाला है और ये T>0 वाला, तो इसमें जैसे ही T0 से थोड़ा पहले और T0 के थोड़ा बाद जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती हैं, उसके बाद उसके अंदर चेंज आना शुरू होता है। तो मैंने सिंपली यही करा कि यहाँ पे जो था वो T0 की बात की थी, मैंने इससे T0 से इक्वेट कर लिया, और वो T थोड़ा सा पहले वाला जो टाइम था T0 वाला, जो करंट मैंने निकाला था 1, तो सिंपली मैंने इधर इसको 1 के इक्वल ले लिया। क्या करा मैंने, इक्वेशन 1 2 को मैंने T0 के बराबर ले लिया, 2 को भी ले लिया मैंने, क्योंकि आगे देखते हैं, थोड़ा सा काम है। अब I0 जो था, जो I0 था टाइम T=0 पे, उसकी वैल्यू मुझे पता थी, और इसको भी मैं T=0 पे T=0 पे ले जाऊंगा इस इक्वेशन को, तो मेरे पास ये भी
ये भी 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू फिर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एक फार्मूला है, वो फार्मूला केवीएल से ड्राइव होगा। मैं दोनों तरीके से थोड़ा सा बताऊंगा। क्या करना है आपने, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, 1 ही को डिफरेंशिएट करके इक्वेशन 2 बनाया था, दोनों को t इक्वल टू 0 से चेंज कर देना है, टाइम t को 0 से चेंज कर देना है। तो मेरे पास इक्वेशन 1 और 2 क्या बन गई, जिसको मैंने 1 प्राइम और 2 प्राइम का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 सिंपली क्या हो गई, आई नॉट या आई जीरो इक्वल टू A1 के बराबर आ गया, क्योंकि ये फैक्टर 0 हो गया था, मैंने सब बता दिया। कॉस 0 1 के बराबर होगा, तो A1 सिंपली ये एक्सपोनेंट भी 1 के हो जाएगा, तो A1 बराबर हो जाएगा आई 0 के। और सिंपली इक्वेशन 2 जो थी मेरे पास, इसमें भी थोड़ा सा ये चेंज आएगा कि ये एक्सपोनेंट फंक्शन जो था ये 1 हो जाएगा, सिंपली -9 बच जाएगा। ये कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो -9 A1 बन जाएगा। अब ये साइन 0 हो जाएगा, साइन का जो एंगल है वो 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 होता है, A2 भी 0 हो जाएगा, सिंपली ये फैक्टर ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखें -4.359 जो है एक्सपोनेंट 1 हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो था। अब A1 था, ये साइन की एंगल 0 हुई तो साइन खुद 0 हो गया, A1 भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो ये फैक्टर भी ख़त्म हो गया। सिंपली ये फैक्टर जो बचा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A2, और ये कॉस 0 जो था एंगल 0 हो गया, तो कॉस 1 के बराबर। तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 9 A1, फिर ये प्लस का 4.359 A2, सिंपली ये बन जाएगा मेरे पास। मैंने 0 करा और अगली बारी में मैंने इसको ऐसे करके दोनों को मैंने नाम दे दिया, इक्वेशन 1 प्राइम और इक्वेशन 2 प्राइम। अब ये मैंने वही बात कही जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आई 0 जो था, मैंने 0 पे पहले ही मालूम करा था A1, तो मैं 1 एम्पेयर मालूम कर लिया था, तो इससे मेरे पास आ गया A1 जो कि 1 के बराबर हो गया सिंपली। बट वी डोंट नो इसका, ये मालूम नहीं है ये वैल्यू आई का जो डेरिवेटिव था, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो मुझे ये वैल्यू मालूम नहीं है। तो इसके लिए मेरे पास ये फार्मूला है, आई नॉट डेरिवेटिव ऑफ आई नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपली ये फार्मूला है, ये आप ऐसे ही याद कर लो, अच्छा होगा। लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें कि वी नॉट जो मैंने मालूम किया था, वी नॉट जो मैंने मालूम किया था वो 6 मालूम किया था। क्यों 6 मालूम किया था, ये करंट जो डायरेक्शन थी ये पॉजिटिव से एंटर हो रही थी, नेगेटिव से जा रही। अब जब मेरे पास केस ये बना, ये वाला केस बना, मैं दिखाऊंगा जो उन्होंने गिवन दिया है, ये वाला, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये क्वेश्चन में गिवन था, कोई मैंने अपने पास से साइन नहीं डाले, इसके साइन मैंने इधर ले गया था जब मैंने मालूम किया था वोल्टेज। तो जब ये कट गई पूरी ब्रांच, ये वाला सर्किट पूरा शॉर्ट हो, क्या बोलूँ मैं, सर्किट पूरा जब स्विचिंग हुई तो सर्किट मेरे पास सिंपली RLC सीरीज़ में आ गए, और ये मेरे पास जो साइन थी ये ऐसी ही आई, मैं साइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, यहाँ पे मैंने करा, ये पॉजिटिव नेगेटिव वी रह गया। अब ये करंट की डायरेक्शन ये है, अब मैं इधर लूप बना लूँ, जैसे मैंने इधर करा है, ये मैंने लूप बना लिया, करंट की डायरेक्शन ये थी सिंपली। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मेरे पास गिवन दी थी क्वेश्चन में, यहाँ नहीं गिवन दी थी, तो मैंने सिंपली खुद ही एज्यूम कर सकता हूँ कि पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, ये भी पॉजिटिव से, ये इंडक्टर है। अब मैंने सिंपली इस पर KVL लगा दिया, इनको नेमिंग दे दी खुद ही, इसको V1 बोल दिया, इसका V2 ले लिया, अप्लाई कर दिया KVL। देखें यही चीज़ मैं बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब फॉर्मूले में ये जो वी नॉट था मेरे पास 6 आया था पहले, लेकिन यहाँ मैंने -6 क्यों लिया वो मैं बता रहा हूँ कि करंट की डायरेक्शन ये थी, करंट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, और यहाँ जो इंटर होगा, ये जो मैंने वी निकाला था ये नेगेटिव से इंटर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू जो मैंने ली है -6 ली है। अगर ये -6 नहीं लोगे ये आंसर गलत आ जाएगा, कि अगर पॉजिटिव 6 है 9 3 9 और 6 13 13, 9 और 6 15 15 टू ज़ा माइनस का 30 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आंसर बहुत डिफरेंट हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे वोल्टेज जो दिया हुआ है उसकी जो साइन कन्वेंशन है वो ऊपर पॉजिटिव है, नेगेटिव दिया है, सब क्वेश्चन में दिया है, आपको देखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि करंट यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, जब यहाँ से एंटर होगा तो नेगेटिव साइड से एंटर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू -6 लिखी है। -6 लिखने के बाद मेरे पास जो आंसर आ जाएगा -6 आएगा, ये करंट था तो इसलिए एम्पेयर आ गया, और पर सेकंड आ गया टाइम की वजह से, तो मेरे पास ये di/dt 0 ये आ गया सेकंड से। अच्छा, अब KVL से अगर करें, ये फार्मूला याद कर लें वही बेहतर है, KVL लगाएंगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होगा और मे भी पॉसिबल है कि गलतियाँ हो जाए। सिंपली अप्लाई KVL कर दिया मैंने, करंट यहाँ से एंटर हुआ पहले V1, फिर पॉजिटिव से एंटर हुआ V2 में, और फिर नेगेटिव V, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। KVL कहता है कि क्लोज लूप का वोल्टेज हमेशा 0 के इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज
एंड क्लोज लूप इक्वल टू 0। सिंपली V1 प्लस V2 माइनस का V लिख दिया। V1 क्या है यहाँ पे, इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है तो 9, और करंट क्या जा रहा है, I जा रहा है, तो मेरे पास सिंपली 9 की वैल्यू, एक रेजिस्टर था तो 9I हो गया एट टी पे। सिंपली इंडक्टर की ये फॉर्मूला है इंडक्टर के वोल्टेज का, वो मैंने लिख दिया L/di/dt, और ये टाइम के फंक्शन है, करंट जो है टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने इसके साथ t लिखा है। इसी तरीके से Vt वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, ये भी टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, तो मैंने इसके साथ भी Vt लिखा है। अब मैंने इसको t इक्वल टू 0 कर दिया है। t इक्वल टू 0 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक पॉइंट पे आ जाएगा। अब ये t इक्वल टू 0 नहीं होगा तो ये टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज होता रहेगा, और फिर इन्फिनिटी पे आके 0 हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर है, डिसिपेट करता रहेगा वो एनर्जी को। ठीक है, वो हो गई सारी आगे पीछे की बात। अब मैंने इसको इक्वल टू 0 के बराबर ले लिया टाइम को। सिंपली ये टाइम 0 हो गया। I0 जो मैंने वैल्यू निकाली थी सबसे पहले वो थी 1 के बराबर। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने वैल्यू जो निकाली थी वो 1 के बराबर निकाली थी, और सिंपली ये V0 ये 0 जो था ये भी मैंने निकाला था 6 के बराबर। अब मैंने इक्वल टू 0 लिया, सिंपली इसको चेंज करा। क्या चाहिए था मुझे ये फैक्टर चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ I0 विद रिस्पेक्ट टू t। तो विद रिस्पेक्ट टू t मैंने करंट का डेरिवेटिव मालूम करना था, जो इस इक्वेशन को मैंने 2 बनाई थी, तो मुझे ये मालूम करना था। वो बनाने के लिए मैंने इस फैक्टर पे, इस वाले जो RLC सीरीज सर्किट था, इस पर मैंने अप्लाई करा KVL। सिंपली ये इक्वेशन बनी मेरे पास, इसमें मैंने वैल्यूज पुट करी सिंपली। फिर मैंने इधर से इस फैक्टर को अलग कर लिया। क्या करा, इसको ये माइनस का था उधर जाके पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का उधर जाके नेगेटिव हो गया, और फिर सिंपली ये एल इधर मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड में आ गया। सिंपली V0 मेरा निकला था 6 निकला था पहले, R I0 R की वैल्यू 9, I0 1 निकला था, बीच में माइनस का साइन है, डिवाइड बाय L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.5 हेनरी, तो 0.5 लिखा, सिंपली -6 आ गया। देखें 6 माइनस 9 3, और 0.5 है तो 1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो गया 6, और -6 आ गया। सिंपली यहाँ -6 आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने देखें यहाँ से डायरेक्शन ली थी, ये नेगेटिव V ले लिया था, सिंपली मुझे यहाँ पे -6 रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही V ले लिया इसकी डायरेक्शन देके। अब यहाँ पे जो थी, जब ये फार्मूला बन रहा था, फार्मूला जब ड्राइव हो रहा था, तब यहाँ की जो साइन कन्वेंशन थी वो प्लस ऊपर था और माइनस नीचे था, तो सिंपली सब पॉजिटिव सेंटर हो रहा था करंट सब में, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव देख के लिया। लेकिन जब यहाँ पे हम देखेंगे कि इंटर नेगेटिव साइड से हो रहा है, तो सिंपली वोल्टेज को नेगेटिव लेना पड़ेगा, वरना आंसर गलत आ जाएगा। सिंपली इक्वेशन 2 प्राइम में मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई, जो कि आ गई -6 एम्पेयर पर सेकेंड। तो मैंने इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे। अब मुझे A1 और A2 चाहिए। A1 की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ जो कि 1 है। इधर से मेरे पास A2 की वैल्यू आ गई। A1 A2 को मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 में इक्वेशन जो कि 1 थी उसमें पुट कर दिया मैंने इसमें। सिंपली A1 मालूम हो गया, A2 मालूम हो गया, मेरे पास आंसर मालूम हो गया जो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।